आर्मी हो जाता है और फिर 10 महीने में फौजी नहीं बन सका। सीख क्या है? कुछ नहीं। नाच मेरे साथ है और घूम रहा है दूसरा है। नाचने के बाद क्या देखा? क्या लोग कब लंबम नहीं। मैं 3 रातों से सोई नहीं। फिर क्या लोगी? अमेरिकन चॉकलेट और ऑस्ट्रेलियन सिगरेट। दोनों में से एक। और पीने के लिए अभी तुमने बोला कि तुम कुछ नहीं लोगी। वाह रे, तो क्या ऐसे बिना पिए तेरे साथ डोलती रहूंगी? मुझे ये बताओ कि तुम 3 रात से क्या? जाती रही। चलिए ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं एक जगह जानता हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब बस 10 मिनट पहुँच जाएंगे। मैं 3 रातों से सोई नहीं। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है, चलो। कोई नई बात है, ये तो मैं हर रात सुनती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। मैं 3 रातों से बराबर सोई नहीं। लेकिन कुछ मेरे बारे में तो सोचो। तेरे साथ नाच रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? चुप क्यों है? बोल, काफी नहीं है? क्या मुझे एक सिगरेट दे सकते हो? हाँ ज़रूर। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरी माँ की। मुझे लगा ये तुम्हारी प्रेमिका की तस्वीर है। नहीं नहीं, ये मेरी माँ की तस्वीर। बताओ जरा। सोचने की थी कि उसकी माँ इतनी जवान थी। तुम यहाँ नए हो? हाँ मैं शहर में अभी नया हूँ। तुम ये शहर घूमने नहीं गए? शायद तुम्हें ये शहर पसंद है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी शहर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है ना, इसलिए। हमारे घर एक पुराना काफी है। मुझे ज़्यादातर वहाँ जाती हूँ। तुम्हें जाना है? तुम क्या यहाँ वर्षों से रहते हो? पैदाइशी नहीं है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हाँ मेरे पास बिस्कुट है ना, तुम खाओगी? हमारे पास तुम्हारे देश का बिस्किट होता है ना? आते हुए मेरी माँ ने मुझे दिया था। कहाँ है? दिखाओ जरा। अभी दिखाओ। ये लो। ये तो अच्छी है। एक बार यहाँ मैं एक क्यूबन से मिली थी। कोई राइटर था। वो मुझे अपने होटल के कमरे में लेकर गया। वहाँ उसने मुझे एक क्यूबन रंग की बॉटल दी। वो बॉटल बहुत बड़ी थी तो मेरे बैग में आई नहीं, तो मैंने सोचा उसे वहीं पी लूं। वो रंग इतनी तेज थी कि मैं 2 ग्लास पीकर ही गड़बड़ आ गई। कैसी लगी हूँ मैं? बहुत अच्छी। इसका रेशम यहाँ नहीं मिलता। $10 का। यही खरीदा था तुमने? यहाँ कहाँ मिलता है? किसी ने दिया था। कह रहा था $10 में मिलता है। वैसे बिस्किट अच्छा मिल जाए तो और क्या चाहिए? कितने डॉलर का होगा ये? मुझे नहीं मालूम ना, मेरी माँ ने खरीदा था, मुझे कैसे मालूम? हमारी माँ को पता चल गया कि तुम्हारा बिस्किट मैं खा रही हूँ। न जाने क्या सोचेगी। अरे नहीं नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? ठीक है, हाँ, ये भी है। मेरी एक फ्रेंड और है। वो रात को बेकरी में काम करती है। मैं काम के लिए निकलती हूँ तो वो सो रही होती है। बातें रहा एक दूसरे से कम क्या तुम्हारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं? है। ज़्यादातर वो टूरिस्ट होते हैं। एक दिन साथ में थे, मुझे
पता नहीं झड़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। एक उम्र के बाद इंसान आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलना शुरू कर देता है। अपने कंधों पर पाँव रखते हुए सिर पर पाँव रख के वो आगे बढ़ा। चेहरा बहुत पुरानी है, उसे देखना नहीं होता, केवल पहचानना होता। तुमने कभी सुना है जब कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है उसके पैरों की चाप, जब कोई उतर रहा होता है उसकी? दूर से सुनो तो कोई अंतर नहीं होता, एक पहचान होती है। चढ़ने की अलग और उतरने की अलग। हम चाहे कितनी भी दूर बैठे उसे पकड़ ले, उस पहचान को। अंतर चाहे कुछ भी ना हो तब भी फासला एक वही रहता है। और झुके भी। लेकिन वो सीढ़ियाँ और आवाज बाहर बारिश हो रही है। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह बारिश दिख रही थी। सड़क पर वो छोटे घुंघराले बाल बहुत वर्षों पहले। किसने? ऐसे याद नहीं। पता है शहर की शायद ही कोई गली थी जो हमारे कदमों से बची रही है। हम हर जगह घूमते थे, इसलिए नहीं क्योंकि हमें घूमना पसंद था, इसलिए एक दूसरे के साथ रहने का बस एक वही चारा था। जब हम थक जाते किसी पराए घर के जीवन में आश्रय पाने वहाँ कोई नहीं आता था। अंधेरे वीरान जीवन में हमें हल्की सर्दी से कुछ छुटकारा मिल जाता था। कुछ कमरे हमेशा फूलों से भरे होते थे। एक बार जब मैंने फूलों से भरा कमरा देखा था तब वो मरा था। फूलों के बीच उसका चेहरा सोए हुए इंसान जैसा लग रहा था। उस दिन के बाद से मैंने कभी मरे हुए आदमी का चेहरा नहीं देखा। एक दिन उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझसे कहा कि अगर उसे लौटना ना हो तो बहुत दूर तक मेरे साथ जा सकता है। जब हम बहुत कोमल और नाजुक चीज को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो उसे पकड़ने का इतना सुख नहीं होता जितना उसके छूटने का डर। अक्सर सोचा करते थे साथ रहने के बारे में। एक कमरा जिसमें एक अटैच बाथरूम हो, जिस कमरे में बैठकर दिन भर किसी का इंतजार करा जा सकता है। एक किचन जहाँ पर मन पसंद खाना बनाया जा सकता है। एक खिड़की जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सकती है और एक बालकनी से डूबते हुए सूरज को देखा। वो सुख था सबसे बड़ा और सबसे कीमती सुख की कोई बात हमें पहले से नहीं करनी चाहिए, वो सोचने के साथ ही बढ़ जाता है। और वो दोबारा कभी उस तरह से जिंदा नहीं होता जिस तरह से हमने उसे सोचा। विश्वास भी करती हो? करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। मुझे याद है उसको अपने साथ एक अलग दुनिया लेकर आती है। सुपारी, मुसीबत, छोटे-छोटे
ये बोलना चाहूँगा। इसका मतलब है कि ये ग्रुप में पहले कीजिए और आपका स्वाद इस पर निर्भर करता है कि कितनी ग्राम हमारे पेट में वो आप कुछ नहीं ये कैसे तो ये ऐसे कि पहला घूट एक सतह तैयार करें और दूसरा घूट उस पर एक मंजिल, तीसरा घूट दूसरी मंजिल और चौथा घूट जो अभी मैंने आपके सामने तीसरी और वो तब तक एक मीनार से आप कभी मीनार पर चढ़े अगर चढ़ेंगे तो आपने देखा कि पहली मंजिल से जो नज़ारा दिखाई देता है और दूसरी मंजिल से जो नज़ारा दिखाई देता है और तीसरी अरे नीचे की सब चीज़ें एक जैसी ही है जी। इसके साथ भी पहले ग्रुप पे जो एहसास होता है दूसरे ग्रुप पे उससे बिल्कुल अलग और तीसरे ग्रुप पे मीनार आपने बताया आप किसी मीनार नहीं आते। क्या नाम है उसका? मेरे अंदर सब कुछ शांत है और फिर कुछ हो रहा है, फिर जैसे सब कुछ ढेर सा जाता है। क्या प्रेम शुरू से शुरू नहीं हो सकता? हाँ हाँ क्यों नहीं। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जगह पहले हरी भरी थी, जहाँ पहले घर था, दरवाजे थे, आज वहाँ कुछ भी नहीं है, सब खाली है। मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जो चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, कभी बदलती नहीं, वो मुझसे उठने के बजाय उन्हें और देखना चाहते हैं, जैसे एक प्यार में बैठे जोड़े को फिर एक मुद्दे की अर्थी को। और जो चीजें हमें हमारी जिंदगी को पकड़ के रखने में मदद करती है, वो हमारी पकड़ से छूटे चली जाती है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप बता सकते हैं मुझे अपने जन्म के बारे में, या फिर अपनी मृत्यु के बारे में, या फिर अपने विवाह के अनुभव को हूबहू दोहरा सकते हैं? इस कदम पर एक बिंदु रख के चले जाना बहुत कठिन होता है। जब आपने ये फैसला कर लिया था कि आप किसी और के साथ न रहकर अपने साथ न रहकर किसी और के साथ रहेंगे जीवन में, कभी कभी तो मुझे ये अनुभव होता है कि जो लोग 5 वर्ष पहले मेरे विवाह पर यहाँ मौजूद थे, वो आज भी यही है। आपका कोई बच्चा भी है? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर बच्चा होता तो शायद हम अलग ही ना होते। पति पत्नी में प्रेम भले ही ना हो, लेकिन बच्चे के खातिर वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। वो हर शाम मेरी प्रतीक्षा किया करता वहां बैठकर, जहां उससे मिलने से पहले मैं बैठा करती थी। फिर हम दोनों शहर के उन इलाकों पे घूमते जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। जब हम किसी के साथ एक लंबा समय गुजार लेते हैं, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी कौन सी आदत हमारी अपनी है और कौन सी हमने दूसरे से चुराई है। ताश के पत्तों की तरह सब घुल मिल जाता है। लोग हमेशा कहते हैं और यही मानते हैं कि आदमी अकेला मरता है, लेकिन मैं ये नहीं मानती। मेरा मानना है उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके अंदर थे, जिनसे वो प्यार करता था, जिनसे वो लड़ता था। इसलिए लोगों के मरने पे जो दुख हमें होता है, वो बहुत ही स्वार्थी किस्म का दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसके साथ हमारा एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। एक रात हम दोनों
भी नहीं था। मैंने वापस आकर उसकी तरफ देखा, वो तो आराम से सो रहा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब मुझे समझ आया, वो खटका, वो आवाज कहीं बाहर नहीं, वो मेरे अंदर ही था। मैं रात भर उसकी देह के किनारे बैठी रही। मेरे हाथ उसकी देह को छू रहे थे। तो मुझे ये अजीब लग रहा था कि वो खाली हाथ ही वापस आ रहे हैं। मैं उसकी देह पे अपना नाम ढूंढ रही थी, जैसे लोग ढूंढते हैं पुराने खंडरों पे अपने नाम। लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला जिससे मेरा कोई वास्ता। हाँ, और बहुत निशान मिले, लेकिन उनसे तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हम दोनों के बीच में जो खालीपन आ गया था, ये मैं किसी से नहीं कह सकती थी, अपने वकील से भी नहीं। क्या मेरा पति दूसरी औरत के साथ सोता था? क्या मेरे प्रति उसका व्यवहार क्रूर था? ऐसे प्रश्नों से मैं बचना चाहती थी। क्या अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी होता है? नहीं, है ही नहीं मानती। इसलिए मैंने वो इलाका जहां मैं इतने वर्षों से रह रही थी, उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं एक ऐसी जगह आ गई जहां मुझे कोई जानता ही नहीं था। कोई कह ही नहीं सकता था कि देखो, ये वही औरत है जो 8 वर्षों से अपने पति के साथ रह रही थी और अब अलग हो गई। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं जाऊं, जाकर बताऊं सबको अपने बारे में, शुरू से अंत तक के बारे में, कि कैसे वो हर शाम मेरी प्रतीक्षा किया करता था, कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटकाकर चुमा था, और कैसे मेरी पहली बार डरते डरते उसके बालों को चुमा था। लोग अक्सर कहते हैं कि अपना दर्द बांटने से वो हल्के हो जाते हैं, लेकिन मैं तो कभी हल्की नहीं हुई। लोग दर्द नहीं बांटते, बस फैसला करते हैं कौन दोषी है और कौन निर्दोष। सिर्फ और सिर्फ फैसला करते हैं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब को चुनने की खुली आजादी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक बार चुना जा सकता है, सिर्फ एक बार। बाद में हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं जो एक बार जी चुके हैं या पी चुके हैं। अच्छा, आप लोग दूसरी जिंदगी में विश्वास करते हैं? मेरा मतलब था मौत के बाद। मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी। मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता जाएगा और फिर सुनहन का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन या फिर किसी नाली में। ज्यादा दिलचस्प बात नहीं है। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान है। अनुमान मैं इसलिए कह
कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से मरते नहीं देखा। जब आपने किसी को अपनी आंखों से मरते नहीं देखा, अपने अपने हाथों से नहीं दफनाया, तो आप सिर्फ अरमान ही तो बना सकते हैं कि वो भी जीवित नहीं। मुझे लगता है कि जब तक आप अपने परिचित को मरते ना देख ले, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो भी जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे तो रसोई से भाग कर दुनिया से हाथ पोंछती हुई आपके सामने आ खड़ी हो। बेशक ये ऐसा कुछ होता नहीं। मैंने लोगों को कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सोचता उतना नहीं जितना उभार देता है। आप लोग कुछ गलत ना समझें। मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। मैं जब घर पहुंचा तो वो लोग उसे ले जा चुके थे। 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी में पहली बार मैं खाली घर में घुसा था, पर दूसरे घरों के पड़ोसी चंदू मुझे अपनी खिड़कियों से झांक कर देख रहे थे। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अक्सर मैं खुद ऐसे लोगों को अपनी खिड़की से झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को ये गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। लेकिन मैंने ये कभी कल्पना तक ना की थी कि एक दिन मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा हो। मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी उसके कमरे की। उसी कमरे की अलमारी और मेजों की दराज खुली पड़ी थी, उसके अंदर छोटी बड़ी चीज फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी। उसके वो कपड़े, वो किताबें, वो मुद्दत पाने पर ये पुरानी फोटो एल्बम, वो क्रिसमस के ऊपर, वो सब कुछ फर्श पर उल्टा सीधा पड़ा था। ऐसा लगता था कि उन्होंने एक चीज को उलट-पुलट कर कोने की तलाशी ली हो कोई। शायद ऐसी चीज नहीं थी जो उन लोगों के हाथ से बची रह गई। उस रात में अपने कमरे में बैठा, मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा, उसके तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा। वहाँ पलंग के पास दिवार पर उसकी किताब रखी थी जिसे वो उन दिनों पढ़ता था, जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था। और निशानी के लिए उसने अपना एक क्लिप दबा दिया। क्लिप पर उसके बालों की गंध जुड़ी थी। आप सब लोग तो जानते हैं कि किस तरह बरसों बाद भी हमें ये छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। उस रात में अकेले कमरे में अपनी पत्नी की चीजों को देखता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने कमरे में नहीं थी, क्योंकि ये गेस्ट था, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी और ये भयानक है मेरी पकड़ से बाहर था। उस रात में अपने में नहीं था। मैं बार अपने से ये प्रश्न पूछता रहा कि आखिर मेरी पत्नी ही क्यों, आखिर मेरी पत्नी ही क्यों। 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी में ये पहला मौका था जो मुझे उस पर संदेह हुआ। मानो उसने कोई चीज मुझसे छुपा कर रखी जिसका मेरे से कोई साझा नहीं था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस तो बहुत दिनों से मेरी पत्नी के ताक में थी। मेरी पत्नी के पास कुछ गैर कानूनी पैम्फलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। और जर्मन अधिकारियों की निगाहों में ये सबसे संगीन अपराध था, सबसे संगीन। पुलिस ने तो ये सब चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी और मुझे
मुझे खुद इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी। आप लोग जानते हैं, उस रात से पहले तक बहर वो एक ही कमरे में सोते, प्रेम करते, और इसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी, जिसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या आप लोगों को यह बात ज्यादा दिलचस्प नहीं लगती कि वो लोग मेरी पत्नी को मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह जानते थे? कहीं आदमी जीता है, खाता है, पीता है, और एक दिन अचानक से नहीं जना, भयानक चीज मरना नहीं। ये लाखों लोग रोज मरते हैं और आप लोग चूं तक नहीं करते। भयानक चीज ये है कि मृत आदमी हमेशा के लिए अपना भेद अपने साथ ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। रात में अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगा था। मुझे रह रहकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पीछे मेरे लिए कोई भी एक ऐसा निशान नहीं छोड़ जाएगी जिसके सहारे में कोई ऐसी चीज पा सकूं जिसमें मेरा भी साझा रहा। जरा देखिए सर, इस 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी के बाद मैं अपनी पत्नी की चीजों को जिस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति न होकर फिर या पुलिस का कोई पेशावर नौकर हूं, पेशावर नौकर। ये तो मैं अच्छी तरीके से जान गया था कि वो गेस्टापो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकेगी, क्योंकि ये जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे मैंने उनमें से एक को भी वापस लौटते नहीं देखा, एक को। दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में बैठा ही था। मुझे मालूम था वो लोग जरूर आएंगे। आते ही पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम श्रीमती का पति हो? मैं उनके इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ में दे सकता। बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मेरी इस बात को हंसी उड़ा दी। उन्हें लगता था कि मैं अपनी खाल बचाने के लिए कंडे काट रहा हूं, इसीलिए वो लोग मुझे एक अलग सेल में ले। उस सेल में पूरे हफ्ते दिन रात दिन वो मुझसे एक ही तरीके के सवाल अलग अलग ढंग से पूछते कि बताओ तुम अपनी पत्नी के बारे में क्या जानते हो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी और किस आदमी ने उसे लेफ्टिनेंट दिए थे। वो मुझसे किसी भी तरह का उत्तर खींचने के लिए हर तरीके अपनाते थे, हर तरीके। वो मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक मैं अपनी चेतना नहीं खो देता था, किंतु उन लोगों ने भी नसीब दे रहे थे। वो उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं लौटा दी। फिर कुछ समय बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता, वही पुराने सवाल कि बताओ तुम अपनी पत्नी के बारे में क्या जानते हो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी। मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ अनेकों वर्षों से एक में रह रहा हूँ उसकी गुप्त कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल सच्चाई यही थी कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक साधारण से इंसान की जिंदगी में है ही क्या? सुबह से शाम तक नौकरी, रात को प्यार से अपनी पत्नी के साथ बातें करना, फिर जिंदगी भर यही सब चीजें दोहराते रहना। बिल्कुल साधारण सा सुख। लेकिन उन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगता था कि मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा हूं।
वो मुझे पीटते थे, उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। हाँ, कहने के लिए मेरे पास कुछ अति साधारण सी घरेलू बातें थी जो हर स्त्री अपने पति के साथ करती है। आप लोग जानते हैं वो लड़ाई के अंतिम दिन और ये गेस्टापो पुलिस अपने शिकार को जल्दी हाथ से नहीं जाने देते। वो शायद मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मृत्यु से कम आदमी को जितना अधिक कष्ट दिया जा सकता है उसमें उन लोगों ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो मुझे उस समय छोड़ते थे जब वो खुद तक जाते थे या जब मैं बेहोश हो जाता था। आप लोग जानते हैं उस पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को अपने कमरे में नहीं पाया तो मुझे काफी खेद हुआ। मुझे लगा कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छलना की है। बार बार ये ख्याल मुझे कोसता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वासघात बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में गेस्टापो पुलिस के सामने इस कष्ट और पीड़ा के ऐसे अंसरों से गुजरते हुए मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता कि अच्छा हुआ उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक तरह से उसने मुझे बचा ही लिया था। मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि अगर मुझे अपनी पत्नी का वो रहस्य मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन जब आपको मालूम हो कि आप उस यातना से किसी भी क्षण छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपने पिता, अपने पत्नी, अपने भाई के साथ ही विश्वासघात क्यों न करना पड़े, तब आप एक सीमा के बाद विश्वासघात करेंगे। अब एक सीमा के बाद इस रास्ते को दोबारा नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का कोई दुराज छुपाव नहीं होता, वो आईने की तरह एकदम साफ होता है। लेकिन प्रेम करने का अर्थ अपने को खोलना ही, बहुत कुछ अपने को छुपाना भी है, ताकि हम दूसरों को अपने निजी खतरों से मुक्त रख सकें। और हर स्त्री इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, क्योंकि वो पुरुष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को कभी दोबारा नहीं देखा। हाँ, एक रात जब मैं घर लौट रहा था तो मेरी जगह एक पोस्टर बचा पड़ी। वो पोस्टर हर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर गेस्टापो पुलिस के द्वारा चिपका दी जाती थी। हर पोस्टर पर 30-40 नाम होते थे जिन्हें पिछली रात गोली से मार दिया गया था। लेकिन जब मेरी निगाह मेरी पत्नी के नाम पर पड़ी तो कुछ क्षण के लिए मैं बेचैन सा हो गया। एक छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा भी हो सकता है। मेरी पत्नी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि जब तक हम अपने परिचित को मरते ना देख ले, धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो अभी भी जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे वो रसोई से, लगता है मैं अपनी बातें फिर दोहराने लगा। बियर पीने का ये अपना एक सुखे कि आप एक ही दाहिने के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते रहे, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड कभी कभी लगता है इस दुनिया में प्रेम कहानियां ना होती
तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत ही ना होती, क्योंकि मोहब्बत ही तो जिंदगी में श्रृंगार रस खोलती है। हर प्रेम कहानी की तरह मेरी और दिलफरेब की प्रेम कहानी भी सबसे अलग थी। दिलफरेब बिनो सवाब की शहजादी थी और उस जमाने में शायद ही कोई इतनी खूबसूरत लड़की रही। वो कहते हैं ना, खुदा की बेमिसाल कारसाजी, बस वही थी मेरी दिलफरेब। तभी तो उसकी पहली झलक में मैं अपना दिल उसको दे बैठा। मैं दिलफरेब का सच्चा और जान लेने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में से नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में था जो जंगलों पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। एक दिन अपने दिल की फरियाद लेकर अपने प्यार का इजहार करने जब मैं दिलफरेब की ड्यूटी पर गया तो दिलफरेब ने मुझसे कहा, दिलफिकार, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जाके दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज लेकर आ, तभी मैं तेरी मोहब्बत को कबूल करूंगा। वरना याद रहे, अगर तुझे वे बेशकीमती चीज ना मिली तो तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगी। शक्ल तो दिखा। दिलफरेब ने मुझे मेरी भावनाओं के प्रदर्शन का, मेरे शिकवे शिकायत का और मेरी प्रेमिका की सौंदर्य दर्शन का जरा भी अवसर ना दिया। दिलफरेब ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने धक्के मारकर मुझ गरीब को उसके कूचे से बाहर निकाल दिया। 3 दिन तक मैं आफत का मारा एक कंटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा सोचता रहा कि क्या करूं, क्या दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझे मिलेगी? नामुमकिन। लेकिन वो है क्या? दारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम ये तख्ते ताउस? नहीं, ये सब हरगिज नहीं। दुनिया में इससे भी महंगी और अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वो है क्या? कैसे मिलेंगी? फिर एक दिन भूलते भटकते मैं एक मैदान में जा पहुंचा जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कुछ अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे थे और आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। उसी जमात से कुछ दूर पर एक सूली खड़ी थी। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग नंगी तलवारें लिए एक आदमी को, जिसके हाथ पैरों में जंजीरें बंधी हैं, लिए चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचते ही सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब खोल दी गई। सिपाहियों ने कैदी को सूली के तख्ते पर चढ़ा दिया, फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया और काजियों ने जैसे ही तख्ता खींचने का हुक्म किया, वो अभागा मुजरिम चीख पड़ा, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से नीचे उतार दो ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। काजियों ने मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और कुछ पल के लिए वो बदनसीब पापी काला चोर फांसी से उतार दिया। वो चोर फांसी से उतार, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वो एक बच्चे के पास गए, उसके पास जाकर उसके साथ खेलने लगा, उसे प्यार करने लगा। मुझे इस वक्त वो जमाना याद आ गया जब वो ऐसे ही भूला भाला, ऐसे ही खुशनुमा और ऐसे ही जमाने की गंदगियों से पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुल्ला उस पर जान नछावर करता था। काले चोर पर उन बीते हुए दिनों की याद का इतना गहरा असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने ना जाने कितने ही लाशों को मरते दम तोड़ते देखा था और झपकी तक नहीं थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। मैंने लपक कर उस
अनमोल मोती को अपने हाथों में ले लिया और मेरे दिल में कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी के नशे में सरमस्त, मैं अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनो सवाद की ओर चल पड़ा। दिलफरेब की धूनी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा की फजल से हुक्म की तामीर करके आया है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन मुझे अपने सामने बुला लिया और मैंने आशा और भय की एक विचित्र मनोस्थिति में वो बूंद पेश किया। उसकी सारी कैफियत अपने सरल लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और कुछ देर तक उस अनमोल भेंट को हाथों में लेने के बाद गौर करने के बाद बोली, बेशक तूने दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज निकाली। मैं तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की डाल देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है। तो जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की बार तेरे हाथ में रोटी लगे। मैं चाहूँ तो तुझे फांसी से चढ़ा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शती हूँ, क्योंकि तुझ में वो गुण है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि तू कभी न कभी जरूर कामयाब होगा। ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद मेरी ड्यूटी पर सिजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के हाल पर जरा भी तरस न खाएगी? क्या तू अपने रूह की एक झलक दिखाकर इस चलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की हिम्मत ना देगी? मेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वो कर सकता हूं जो आज तक किसी से न बन पड़ा। फिर चौकीदारों ने फौरन धक्के मारकर मुझे यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो मैं अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। मुद्दत और रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की ये बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? कई दिनों तक मैं ऐसे ही भटकता रहा और फिर अपने दिल को समझाकर एक और चल पड़ा। मैंने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ना जाने कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी भयानक घाटियों में भटकता रहा, मगर जिस चीज की धुन थी वो ना मिली। फिर एक दिन शाम को किसी नदी किनारे मैंने देखा कि चंदन की चिता बनी हुई है। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े में 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उस औरत की जान पर उसके प्यारे पति का सिर, चारों ओर हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यकायक चिता में से आग की एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की लपटें उसके गले से लिपट गई और देखते ही देखते वो फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। उस प्रेमिका ने अपने आप को अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे, पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे तो मैं चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में वो राख समेट आया। उस मुट्ठी भर राख को जिस दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे से चूर अपनी महबूबा दिलफरेब की ड्योढ़ी की ओर चल पड़ा। दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर आवाज दी कि दिलफिगार कामयाब होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफिगार ने
की ड्यूटी पर जैसे ही कदम रखा, दिलफरेब ने अपने जाबाज आशिक को फौरन अपने सामने बुला लिया और उस चीज के लिए जो इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी अपने हाथ फैला दिए। मैंने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी हथेली को चूम लिया और वो मुट्ठी भर राख उसके हाथों में रखकर उसकी सारी कैफियत दिल पिघला देने वाले लफ्जों में कैसे और फिर अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से एक किस्मत का मुबारक फैसला सुनने का इंतजार करने लगा। फरेब ने वो मुट्ठी भर राख अपनी आंखों से लगा ली और कुछ देर तक विचारों के समंदर में डूबे रहने के बाद बोली, जान निछावर करने वाले आशिक दिलफरेब, ये रात जो तू लाया है ये दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है। मैं तहे दिल से एहसानमंद हूँ कि तूने मुझे ऐसी अनमोल चीज दे दी, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं, इससे भी ज्यादा अनमोल एक चीज है। तो जा अब फिर कोशिश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करूंगी कि खुदा तुझे कामयाब करे। अभी मेरे होशो हवास ठिकाने पर भी ना आए थे कि चौकीदारों ने फौरन मुझे यार के कूचे से बाहर निकाल दिया और फिर तीसरी बार मैं प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समंदर में गोते खाने लगा। मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मुझे यकीन हो चला था कि मैं इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि पहाड़ी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक की जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। गरीब था कि मैं नीचे कूद पड़ूं कि तभी एक बुजुर्गवार नमूदार हुए। बुजुर्गवार हौसला बढ़ाने वाले शब्दों में बोले, दिलफिगर, ए नादान दिलफिगर, ये क्या खूबसूरत ऐसी हरकत कर रहा है तू मोहब्बत का दावा करता है और इतना का भी नहीं समझता कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन, इस तरह से हिम्मत ना हार। जा पूरा की ओर, वहाँ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ जा, तेरी आरज़ू वही पूरी होगी। खुदा ख्याल करे। ये कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए और मैं ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी खुशी पहाड़ से नीचे उतरा और हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों भरे जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, अलंगे पर्वतों और भयानक घाटियों को पार करता हुआ मैं हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ। शाम होते होते तक मैं एक चटिया मैदान में जा पहुंचा जहां मैंने देखा कि बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई हैं। चील, कौवे और वैसे दरिंदे मरे पड़े हैं और मैदान खून से लाल हो रहा है। ये भयानक दृश्य देखकर मेरा दिल दहल गया। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का गोश्त के लोथड़े लेकर भागना और हड्डियों का नोचना, ऐसा हौलनाक सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यकायक मुझे आभास हुआ कि ये जंग का मैदान है और ये सभी लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं कि तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। तू कौन है? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भारत माँ का सबूत हूँ।
मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क से निकला एक गरीब मुसाफिर हूँ। भूलते भटकते यहाँ आ निकला हूँ। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुछ कैफियत बयां कर। अगर तू मुसाफिर है तो मेरा खून से तेरे पहलू में बैठ जा, क्योंकि अब सिर्फ यही 2 उंगल जमीन बाकी है जो मेरे पास बची है। वो जो स्वयं मौत के कोई नहीं छीन सकता। मुझे अफसोस है कि तू ऐसे वक्त पे आया है कि मैं तेरा अति सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा के देश आज हमारे हाथ पर चला गया। हम इस वक्त बेवतन हैं, मगर हमने दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत कैसे बहादुरी से अपने देश के लिए जान दे सकता है। ये जो तू लाशें यहाँ देख रहा है ना, ये उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। हम इस वक्त बेवतन हैं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा। निकलना देश खून को, इसे रोकने का क्या फायदा। अपने देश में आके अपने देश की गुलामी करो। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है, इससे अच्छी तो मौत मुमकिन होती है। भारत माता के। और उस जाबाज राजपूत के सीने से खून का वो आखिरी कतरा टपक पड़ा और एक सच्चे देशभक्त और देश प्रेमी ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। इस दृश्य का मेरे दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा और मेरे दिल ने कहा, बेशक खून के इस आखिरी कतरे से अनमोल चीज इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। खून के उस कतरे को हाथ में लिए उस जाबाज राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ मैं अपने वतन की ओर चल दिया। अनेकों मुसीबतों शक्तियों का सामना करता हुआ बहुत दिनों बाद आखिरकार मैं अपनी महबूबा दिल फरेब की धुड़ी पर जा पहुंचा और खून के उस आखिरी कतरे की भेंट उसकी कोमल हथेलियों में सौंप दी। जाने दिल आशिक दिल बेकार, मेरी दुआएं भर आई और खुदा ने मेरी सुनी, तुझे कामयाब किया। आज से तू मालिक और मैं लौट। रत का ये आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, यही दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है। शादी के बिना तो कोई भी रह सकता है। जी हाँ, शादी के बिना तो कोई भी रह सकता है, मगर औरत के बिना औरत के बिना कोई कैसे रह सकता है। किसी दार्शनिक ने क्या पते की बात कही है कि औरत के साथ जिंदगी बसर करना कठिन है, मगर औरत के बिना
जिंदगी बसर करना उससे भी ज्यादा कठिन है। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने शादी नहीं की। राज की बात बताऊं, मैं कुंवारा भी नहीं हूँ। इससे ये सुख मुझे शुरू से ही मिलता रहा है। औरत मेरे अधिकार में नहीं, बल्कि अधिक स्पष्ट कहूं तो औरत मेरे उपभोग में रही है। पिछले 20 वर्षों में कुछ नहीं तो दर्जन भर औरतें दोस्त बनी होंगी। उनके साथ खूब घूमा फिरा, गुलछर्रे उड़ाए और फिर अलग हो गए। किसी एक औरत से बंध कर रहना मेरे बस की बात नहीं, रह ही नहीं सकता। दूध पीने के लिए गाय पालना जरूरी नहीं। पिछले 20 वर्षों में सिर्फ एक निताशिया थी जिसके साथ मैंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 साल गुजार दिए। निताशिया, उफ, क्या लड़की थी तो सांवली सलोनी सी, बहुत खूबसूरत नहीं कह सकते, मगर उसका बदन, उफ, कयामत था, कयामत। कपड़े तो ऐसे चुस्त पहनती थी, बुलाई और उठार, अजंता एलोरा के नजारे पेश करती। हर रविवार सुबह सुबह मेरे फ्लैट पे आ जाती और फिर देर रात तक मेरे साथ रहती। दिन भर सर्वथा न्यूड मॉडल की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडराती और मुझे कपड़ों से दूर ही रखती हुई। हम दोनों की मध्य वो सब होता था जो किसी स्त्री पुरुष के बीच हो सकता है। आप समझ रहे हैं? आशिया को मुझे छोड़कर गए हुए आज 3 माह गुजर गए। बहुत रोई थी आखिरी दिन मुझसे लिपट कर। मेरी भी आंखें भीग गई थी। जिंदगी में पहली बार किसी औरत से बिछड़ते हुए मेरे दिल के किसी कोने में कुछ टूट रहा था, कुछ चटक सा रहा था। उसने मुझे बहुत सुख दिया उन 3 वर्षों में। इतना सुख तो शादीशुदा औरत अपने मर्द को 30 वर्षों में नहीं दे सकती। निताशिया मुझसे शादी करना चाहती थी। कहती थी कि जिंदगी भर तुम्हारे चरण धोके पीती रहूं, तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम मुझे बीवी नहीं, दासी समझकर अपना रहे। मगर मैं भी क्या करूं? मेरे हाथ में तो शादी की लकीर थी। जब उसे लगा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो नाराज हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे गालियां दे और रोते रोते कपड़े पहनकर अपना बिकनी मेरे मुंह पे देने लगी और ये रख लो, इसे जिंदगी भर चाटते रहना। और फिर जोर से दरवाजा बंद कर फिर मैं निताशिया से कभी नहीं मिला, फिर मैं उसे कभी नहीं देखा। पलट कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी उससे प्यार करने लग गया था। इसीलिए तो उसके चले जाने के बाद मेरे भीतर से जैसे औरत की इच्छा ही समाप्त हो गई। मैं अंदर से इतना बुझ गया था कि जब लोग ठहाके मारकर हंस रहे होते तो मेरे लिए मुस्कुराना भी दुभर हो जाता। मगर तभी एक ऐसी घटना घट गई कि मेरे सख्त में मध्यम पड़ते चिराग एक बार फिर लौ देने लगे। इत्तेफाक से वो भी रविवार का ही दिन था जब इसी बार में मैं अपने पुराने मित्र रोशन अली से बस
यूं ही टकरा गया। रोशन अली और मैं कॉलेज के जमाने से दोस्त हुआ करते थे। वो बड़ा ही दिलफेक, ढीठ और बातूनी किस्म का व्यक्ति था। लड़कियों को तो यूं चुटकियों में पटा लेता था। कॉलेज के जमाने में एक ही साथ उसकी कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। जी हाँ, तो मैं आपसे मुखातिब होके ये बता रहा था कि कैसे रोशन अली से मैं इस बार में बस यूं ही टकरा गया। मियां रोशन, रजत, तुम यहाँ? अम्मा यार, अबे बच्चे की जान लेगा क्या? नहीं मेरे भाई, कब आए चिंचोली से? आओ एक हो जाए। हाँ, एक हो जाए। पानी पी रहा है पागल। नहीं वो है। मियां रोशन, अच्छा ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कॉलेज के जमाने में कहाँ अजय देवगन हुआ करते थे? हाँ, अब तो राज पाल यादव बनते जा रहे हैं। अरे भाई मेरा तो हुलिया ही बदला है, लेकिन तुमने क्या हाल बना रखा है? लेट क्यों नहीं देखो आलू मेरे भाई। यार, अच्छा खाता हो, अच्छा पहनता हो, मुझे क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। या खाल भी को ये देखो उतरी शक्ल, अरे आंखों के नीचे काले घेरे बोले देवदास हो गए, देवदास दिलीप कुमार। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। यार छुट्टी का दिन था, सो बस लेजी डे एंजॉय कर रहा हूँ। अम्मा यार बको मत, तुम्हारी सुबह कह रही है तुम्हारी रात कब, और वैसे भी मुझे आलम फुकनिया ने फोन पे सब बता दिया। एक दिनाशे ले चले जाना यार, इतना उसमें बैलेंस होता है बस। भाई इनके पीछे कभी नहीं एक जाती है, दूसरी बटार से पीछे कहा था कि नहीं। अम्मा यार रोशन, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस कमबख्त आदम फुकनिया की इधर की उधर करने की पुरानी आदत है। आदम को मारो गोली, तुम्हारा दूजा बुझा चेहरा देखकर यार मुझे समथिंग रॉन्ग विद यू। तुम एक काम करो, मेरे साथ चिंचोली, अरे एक से बढ़कर एक रंगीनी है, तबीयत हरी हो जाएगी। अरे निताशिया को भूल जाएगा मेरा दोस्त। पता नहीं यार, बस अब इस चूहे बिल्ली के खेल से जी उब गया है। मेरी तरफ कोई परमानेंट बंदोबस्त कर लो। तुम्हारा मतलब है शादी? शादी और मैं कभी नहीं। क्या करूं? क्या करोगे जनाब? संन्यास ले लोगे क्या? संन्यास? अब 900 चूहे खाकर हज को जाऊंगा क्या? मैं यूं समझ लो कि बस एक फेज आया है, अब इससे निकल जाऊं तो फिर कुछ सोचता। अच्छा एक बात बताओ, ये फेस एक औरत की वजह से है, जो एक औरत को इस फेस से बाहर निकाल। अगर तुम करो तो मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ। यार कहा ना मुझसे शादी वादी की अरे बात शादी की नहीं भाई, बात औरत की। एक औरत जो बीवी की तरह तुम्हारा पूरा ख्याल रखे और तुम पर बीवी होने का दावा भी ना करोगे। बोलो। बात कर रहा है यार, हाँ। सचमुच? मगर ऐसी औरत मिलेगी कहाँ? अरे मिलेगी मेरे दोस्त, तू बस हाँ कर दे। रोशन अली अभी जिंदा है। मियां रोशन, दरअसल मुझे ऐसी ही औरत चाहिए। इन माशूकाओं के नाज नखरे उठा कर थक चुका हूँ। अब तो सचमुच एक ऐसी औरत चाहिए जो एक कमिटेड नर्स की तरह दिन भर मेरा पूरा ख्याल रखे।
और रात को बिस्तर पर एक ऑक्टोपस की तरह मुझसे लिपटी रहे मेरे भाई। और तुम पर पत्नी होने का अधिकार भी ना देता है। हाँ, मुझ पे पत्नी होने का अधिकार ना जताए, बावजूद इसके मैं उसे वो सब दूंगा जो उसका हक बनता है। बस समझ गया मेरे दोस्त। जैसी औरत तुम्हें चाहिए मिल जाएगी वैसी। मगर इसके लिए थोड़ा दाम कितने? अब ये तो औरत पर डिपेंड करता है भाई कि कितने। भाई इसमें कोई झमेला वाली बात तो नहीं? अब यार ये दुनिया में बाजार है, सब कुछ बिका हुआ है। तो कब तक मिल जाएगी ऐसी औरत? अरे मियां बस 1 लाख रुपए का चेक तैयार रखना। चेक इधर आया नहीं कि मोहतरमा अगले साल तुम्हारी बाहों में होगी। बस 1 लाख? अभी लो, अब पेन दो। ये मियां 1 लाख, बस यूं समझ लो ये 1 लाख की वो चाबी है जिससे तुम मेरे किस्मत का ताला खोलने वाले हो मेरे भाई। मेरे दोस्त 1 लाख, बस तो ये 1 लाख रुपया बालों का महर है। कन्यादान भी समझ सकते हो, जाना तो उसके बैंक खाते में। ये बानो कौन? अम्मा यार आम खाओ, तेल मत गिनो। फिर भी भाई जिसके साथ एक छत के नीचे वक्त गुजारना है उसके बारे में कुछ तो जानकारी चाहिए। बानो बानो असल में मेरी बीवी का नाम। क्या? बस ले ली इसकी। अरे सी भाई अब है नहीं, मैं तलाक दे चुका हूँ उसे। अब तुम चाहो तो उसे जब तक दिल करे अपने पास रखो, जब दिल भर जाए ना वापस मुझे कर देना, मैं फिर रख लूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मेरे भाई तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है कोई दूसरी औरत भी तो मिल सकती है। बानो औरत नहीं है क्या? यार बानो औरत है लेकिन वो तुम्हारी बीवी भी है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा है? मेरा बानो को तलाक दे देना या मेरा बानो को तुम्हारे हवाले कर देना? ये बात समझने की कोशिश करो, आखिर वो तुम्हारी बीवी है। अम्मा यार है नहीं थी। अरे तुम चाहो तो तुम उसे अपनी बीवी बना कर रख सकती हो, और जैसे चाहो वैसे रखो भाई। पर हाँ महर दोबारा चुकाना पड़ेगा। खैर ये तुम्हारा आपसी मामला है भाई, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो भाई ये तुम्हारा क्या? अरे भाई ऐसी बात नहीं। फिर कैसी बात हुई? यार, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मैं कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा। रजत भाई मैंने तुम्हारे मिजाज को ध्यान में रखकर बानो का चुनाव किया, और मुझे यकीन है कि बानो उस पर खरी उतरेगी। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। अरे आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम तो नाराज ही हो गए। क्या करो, यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूँ, तुम होती छोटी छोटी बातों पर। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, बस भाई तुम पर कोई दबाव नहीं है। अरे कहा ना मुझे मंजूर। चलो कान पकड़ कर सॉरी बोलता हूँ। तुम बोलो तो मैं उठक बैठक लगाने को तैयार हूँ। अम्मा यार बैठो, शर्मिंदा ना करो यार। इट्स अ डील। पक्का। ओके। अरे मियाँ संभाल के ठीक। तुम बस 2 मिनट रुको। हाँ। मैं यूँ गया और बानो बनेगा तारी आदि होता। जल्दी। अरे जल्दी आओ भाई। भाई जैसी औरत तुम्हें चाहिए थी बिल्कुल वैसी। देखो
भाई जो तुमने कहा था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी जैसे मर्जी। हाँ मेरा बिल भर देना। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, अप्सराओं जैसी इतनी। तुम बोलते नहीं हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अरे ये क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं इसका भी पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे मालूम है तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत होगी। कुछ बोलो ना, गूंगी हो क्या? मैं आज ही जेल से छूट कर आया। शायद आप सब लोग ये जानना चाहो कि मैं किस जुर्म में जेल जाना पड़ा। मैं चोर था, चोरियां करता था। चोरी के माल को दुकानदार पर बेच दिया। दुकानदार भी खुश और मैं भी खुश। खुशी खुशी मेरी जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक मैं अपना सारा पैसा सट्टे में हार गया। हारने के बाद उस दुकानदार के पास आज मैं कुछ बेचने नहीं, कुछ खरीदने आया हूँ। हाँ। काफी रकम मिली है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बढ़िया से जरा ठहरो, मैं कुछ बढ़िया और नया चीज दिखाता हूँ। कैश की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी नौकरानी से होशियार करना चाहता हूँ। वो अपने प्रेमी से मिलने गई है और जल्द ही यहाँ आने वाली होगी। जब अपने मालिक की डेड बॉडी को देखेगी तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन तू कौन है और क्या चाहता है? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ।
तू मेरी क्यों मदद करना चाहता है? क्योंकि तुम एक भले आदमी हो। नहीं, मैं भला इंसान नहीं हूँ। मैंने पाप किया है, चोरी की है, लूटमार की है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। लेकिन तुम एक नेक इंसान हो। तुम्हारी आत्मा पाप से नफरत कर रही है, लेकिन तुम्हारा तन, तुम्हारे मन और आत्मा के काबू में नहीं है। तू मेरी क्या मदद करना चाहता है? मैं कैश को पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बदले में मुझे क्या करना होगा? उसका एक उपहार लेना होगा? नहीं, ना मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और ना ही तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो। ठीक है, जाता हूँ। अच्छा सुन, तू मुझसे से हत्यारे की मदद क्यों करना चाहता है? तुमने जो हत्या की है वो एक पाप है। इस घर की नौकरानी जो छिप छिप के अपने प्रेमी से मिलने जाती है वो भी एक पाप है। मेरी नजर में पाप कर्मों में नहीं बल्कि चरित्र में होता है। और मैं हत्यारे मलकीन दाम की मदद के लिए नहीं बल्कि चरित्रवान मलकीन दाम की मदद करने के लिए आया हूँ, जो 4 साल पहले जेल में भगत चरण आता था। जहां तक मेरा ख्याल है तुम इस दुकान की लूट का पैसा सट्टे में लगाने वाले हो, उसी सट्टे में जहां तुमने अपनी सारी रकम गवा दी। मुझे सब कैसे जानता है? मैं आपको जितना जानता हूं उससे कई गुना बेहतर मैं तुम्हें जानता हूं। पिछले 23 सालों से जब से तुम इस धरती पर गई मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं दुर्भाग्य के क्षणों में भी तुम्हारे साथ रहा हूं और सौभाग्य के क्षणों में भी। मैंने तुम्हें देते भी देखा है और उठते भी। 6 साल पहले तुम हत्या के नाम पे नफरत करते थे और आज तुमने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। 3 साल पहले तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि तुम चोरी करने लगे। अब शायद ही कोई ऐसा अपराध बचा हो जिसे करने में तुम्हें लाज आता हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम करे, लेकिन मैं भी किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जिसने कभी पाप ना किया हो। क्या मैं तुमसे एक सीधा साधा सवाल कर सकता हूँ? अब पूछो क्या पूछना है। जब तुमने पाप किए तो तुम्हें फायदा हुआ या नुकसान? सच कहूँ तो मुझे फायदा कभी नहीं हुआ, हर बार नुकसान ही दिला मैंने। तो फिर अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। बस अब नौकरानी आने वाली होगी, जैसे ही आए उसे भी मार देना, फिर आसानी खत्म। फिर तुमको कोई पकड़ेगा नहीं। कहाँ पे? मैंने तुम्हारे मालिक का कत्ल किया है। तुम इसी वक्त मुझे थाने ले चलो।
बरसती बूंदें। और इस नाटक के जो बैक स्टेज के हमारे कलाकार हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। लाइट डिजाइन और सेट डिजाइन नितिन गौड़, मेकअप मुस्कान, शुभी, और ये हमारे ऑन स्टेज आर्टिस्ट हमालिया, मुस्कान धवन, आर्मी मैन गुफरान, रविश राजदीप सिंह, और लेडी की भूमिका वंशिका, सचिन, डॉक्टर सुमित, रोशन अली, राजीव कुमार, और इनकी वाइफ एक बार और वंशिका। चोर की भूमिका निभाई अमित सेंगर ने। और इनके साथ जो मैन की भूमिका निभाई पुष्पेंद्र सिंह ने। राजकुमारी दिलफरेब शिवानी गुप्ता, और इनके प्रेमी दिलफिरार हेमंत सरदाना इनका नाम है। कुणाल ठाकुर कहाँ है? इन्होंने दो भूमिकाएं निभाई, एक बुजुर्ग की और एक राजपूत की। और इस कहानी में नौकरानी की भूमिका शिवानी ने एक बार की। अब आते हैं हम लास्ट कहानी पर, लास्ट स्टोरी में प्रेम की भूमिका संकल्प सिंह। माया मोनिका, बंटी उपेंद्र, पंकज ठाकुर, इंस्पेक्टर की भूमिका भी इन्होंने निभाई। माया हस्बैंड अरमान, माया के जो और मुर्तजा मोहक बांगिया। पूरे प्ले के स्टेज मैनेजर जिन्होंने पूरा स्टेज संभाल के रखा, राजदीप। और एक अहम किरदार जो बैक स्टेज में था, बैकग्राउंड म्यूजिक और मेरा नाम अशरफ अली। पौने 2 घंटे का प्ले लगभग आपने देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक क्रिटिक्स जो थिएटर के क्रिटिक्स हैं, रिव्यूज लिखते हैं, मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि संजय जी प्लीज़ कृपया करके मंच पर आए और 2 शब्द
बहुत ही ज़्यादा बांध के रखने वाला नाटक था और इसमें लेयर टू लेयर जो है परत दर परत एक से एक स्टोरी जो खुलती जा रही थी, इसमें कहानियाँ थी। और इसमें कितने तो इसमें जो है हमारे जो कलाकार हैं वो पहली बार इन्होंने मेंशन किया है और उसके बावजूद भी उन्होंने इतना सदाबहार और इतनी अच्छी एक्टिंग करी और सब चीज़ें उन्होंने दिखाई, काबिल तारीफ है। तो हम काबिल तारीफ कह सकते हैं कि बांध के रखना ये अशरफ भाई का मतलब बहुत बड़ा मतलब मैं मानता हूँ और उनका बहुत बड़ा रिपीटिशन होती रहे और लोग देखें और जन जन तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे नाटक बहुत कम ही होते हैं इस तरह के जिसमें आप संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन, हर चीज़ को आप टोटलिटी में लेके इसको एक चीज़ को देखते हैं कि टोटलिटी में एकदम बैलेंस नाटक है। तो मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि एक बार दोबारा इसका कहीं और कहीं मंचन हो तो आप लोग फिर एक बार इकट्ठे हों और आपके जो लोग जो भी रह गए वो लोग भी साथ में शरीक हों इसमें और इस तरह से ये विधा जो हमारी नाटक की है आगे चला जाता है। लगभग 6 कहानियाँ हमने इस नाटक में दिखाई। अमालिया पहली कहानी थी निर्मल वर्मा की लिखी हुई, दूसरी इतनी बड़ी आकांक्षा वो भी निर्मल वर्मा की थी, तीसरी 1.5 इंच ऊपर वो भी निर्मल वर्मा की थी, उसके बाद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अज्ञात राइटर का नाम है उनकी थी, सौदा कहानी सलाम बिन रज़ाक और हत्या के बाद रॉबर्ट लूटी स्टीवेंसन, ये कहानियाँ थी जो इन कहानियों को मिला के हमने एक नाटक तैयार किया। ये हमारा पहला शो था, ज़रूर रिपीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट टाइम भी आपके सामने लेकर आए और आप लोगों का प्यार पाएं।